हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अकेडमी 247। डेली वोकैब बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग आज डेली वोकैब बाइट्स के जहाँ तक कंप्लीट किए थे उसके आगे हम देखेंगे और जानना चाहेंगे कि वोकैबुलरी किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल की, जहाँ पे आप में फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। आप सबसे पहले हम आपको फेसबुक के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। आप अगर फेसबुक पे रणधीर राठौड़ सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करते हो तो आपको ऐसा पेज मिलेगा, जिस पेज को आप लाइक करके यहाँ पे अपडेट किए जाने वाले सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करेंगे आपसे इंस्टाग्राम चैनल की। आप में इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी अक्षर अकेडमी 247 के बारे में ज़रूर बताएं। आज हम लोगों ने डेली वोकैब बाइट्स में सबसे पहले ये देखा हमने कि नाउन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक। फिर हमने ये बताया कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी कि ये दोनों फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई। लेकिन आज मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्रीफिक्स होता है, फिर सफिक्स होता है, फिर रूट वर्ड होता है, रूट्स होते हैं। तो इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सभी चीज़ें तो है, लेकिन आप इन सभी चीज़ों से वर्ड को समझने और या फिर इसका इस्तेमाल करके किसी वर्ड के फॉर्मेशन को तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक कि आप कंटिन्यूसली इस चीज़ पर लगे नहीं हो। आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट की मदद से वर्ड के फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको हर दिन इसके बारे में जानने की कोशिश पड़ेगी। जब तक आप इसको बार बार नहीं करोगे तब तक आप प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के हेल्प से किसी वर्ड को पहचान नहीं पाओगे। वर्ड की सबसे डिफिकल्ट आइडेंटिफिकेशन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप किसी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ रहे हो तो समझो आप बहुत बड़े पार्ट को सीख चुके हो। तो सबसे पहले आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कितने सफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास थे। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात नहीं की। अब हम बात करेंगे उस सफिक्स और प्रीफिक्स और रूट से वर्ड को फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन आपका काम यह है कि जो भी सफिक्स, प्रीफिक्स आपको बताया जाए आप उसके बारे में जानकारी जरूर से जरूर रखो। सब आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रीफिक्स ए और एन की। ए और एन जब कभी किसी वर्ड के आगे लगते हैं, ए और एन जब किसी वर्ड के आगे लगते हैं तो वो विदाउट या फिर लेकिंग का सेंस देते हैं। उसमें कुछ चीज़ों की कमी आ जाएगी, ठीक। तो इसी से हम पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड वैसे हैं। तो इसमें हम डेली 5 से 8 वर्ड्स को देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे हिंदू वर्ड को, यानी कि हिंदू जो एडिटोरियल डालती है, हिंदू का जो एडिटोरियल आता है उसके वर्ड के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से वर्ड हिंदू न्यूज़पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू न्यूज़पेपर में पूछे जाने वाले वर्ड भी क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें हमने 7 वर्ड्स के बारे में जिक्र किया है। इस 7 वर्ड्स को आप देखो और आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला हर वर्ड 2-3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रीफिक्स से, रूट से और सफिक्स से। लेकिन अगर हम प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं उस समय रूट और सफिक्स के बारे में हमको पता नहीं है, तो ये चीज़ें हमको धीरे धीरे याद करते जाना है यहीं से। अभी हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें ए और एन की बातें करेंगे। तो चलिए यहीं पे हम आपको रूट और सफिक्स भी बताते जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस अभी प्रीफिक्स पे होगा। सबसे पहला वर्ड हमारा है ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस यानी कि ये वर्ड ए से बना है, बायो से बना है और किससे बना है, जेनेसिस से बना है। इस सब की मीनिंग आप जानो। ए मतलब होता है विदाउट। ए मतलब क्या होता है, विदाउट। बायो मतलब होता है लिविंग, आपको पता नहीं, बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको पता होना चाहिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। अगर मैं बोलता हूँ बायोलॉजी, बायोलॉजी आप ये समझो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए बायो का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा बायोलॉजिस्ट, अब क्या आता है, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। वन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। तो ये वर्ड जो होता है ना धीरे धीरे बनता है। आप एक एक करके, अगर आपको मैंने आज बायो इज ए रूट वर्ड। बायो क्या है, एक रूट वर्ड है। आप इस रूट वर्ड को भी क्या करो, हमेशा के लिए याद रखोगे। जब कभी बायो आएगा उसका मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ए का मतलब क्या था, विदाउट, और बायो का मतलब था लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जेनेसिस का मतलब होता है जेनरेट करना। क्या करना? जेनरेट। आपको पता होना चाहिए, जेनेसिस मीन्स जेनरेट करना। जब कभी भी जेनेसिस आएगा उसका मतलब जेनरेट होता है। कहता है थ्योरी, एक वैसी थ्योरी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मैटर से भी क्या कह सकता है? जब कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मैटर से भी क्या कह सकता है? जेनरेट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। अगर किसी भी जीव जंतु का नॉन लिविंग से क्या होता है? उत्पत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। अब यहाँ पे ए बायोटिक, यहाँ क्या है? ए बायोटिक। विदाउट, बायो मतलब लाइफ, टिक से जो होता है ना टिक, ए बायोटिक। टिक मतलब टिक से जो होता है ना, आईसी से एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। तो ए बायोटिक मतलब होता है अजैविक, जिसमें जीव नहीं हो, जिसमें जिंदगी नहीं हो, जो क्या हो? मरा हुआ हो, मॉर्टल हो, उसको बोलते हैं डिवॉइड ऑफ, जिसमें जिंदगी नहीं हो, उसको बोलते हैं ए बायोटिक। ए बेसमल, विदाउट, बेस मतलब होता है बॉटम और आधार। ए बेसमल, जिसका कोई आधार नहीं हो, दैट इज कॉल्ड का ए बेसमल। एक कार्पस, क्या होता है? एक कार्पस। कार्प जो होता है ना, कार्प मतलब होता है छिलका। क्या होता है? छिलका। और किसका? फ्रूट का छिलका। कार्प मतलब होता है फ्रूट यानी कि छिलका। तो विदाउट कट, जिसमें ऐसा नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, एक कार्पस, जो पेड़ पौधे फल नहीं देते हैं। आप देखते हो हमारे पास बहुत ऐसे पेड़ पौधे जो फल नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, स्टेराइल। उसको क्या बोलते हैं? स्टेराइल। इसके सिनोनिम होते हैं बैरन, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल। इसके क्या है? सिनोनिम है। अब बात करते हैं सेंटर। आपसे सेंटर वर्ड सुना है। सेंटर मतलब होता है केंद्र। इस सेंटर मतलब क्या होता है? अकेंद्रीय, जिसका सेंटर नहीं हो, विदाउट ए सेंटर। अगर हम ऐसे ऐसे करके कोई एक फिगर बना दें, क्या इसका सेंटर हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो जिसका कोई सेंटर नहीं हो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। उसको क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक। अब बात आपका आता है एसेफलस। क्या आता है? एसेफलस। ए मतलब विदाउट, सेफल मतलब होता है हेड। याद रखिएगा हमेशा इस वर्ड का जो होगा सेफलस, इसका मतलब क्या होगा? हेड। ओस मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। हैविंग नो डिफरेंशियल हेड, अगर हम किसी के हेड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेफलस। यानी कि अगर किसी के पास अपना हेड नहीं है, सर नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसेफलस। एक्रोमैटिक, क्रोम मतलब होता है कलर। क्रोम मतलब क्या होता है? कलर। एक्रोमैटिक, विदाउट कलर। ए क्रोम मतलब क्या होता था? कलर। ए मतलब नहीं, जिसमें कोई कलर नहीं हो, जिसका अपना रंग नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एक्रोमैटिक। और इसका सिनोनिम होगा कलरलेस। तो आज हमने ए और एन से बनने वाले 7 वर्ड्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। इसी तरह से इसको हम हर दिन क्या करते जाएंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं इससे आगे द एडिटोरियल हिंदू में जो एडिटोरियल में वर्ड पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये पिछले डे का हिंदू का एडिटोरियल है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। और इन सभी वर्ड्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं कि हिंदू में कितने डिफिकल्ट वर्ड आते हैं। एक वर्ड है रिलेंटलेस। एक वर्ड क्या है? रिलेंटलेस। ठीक, इस सब के बारे में पीछे मीनिंग दी गई है, वहाँ पे मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। पहले आप देखो कि कितने सारे वर्ड आते हैं। दूसरा वर्ड है लिंच पिन। दूसरा क्या है? लिंच पिन। फिर आपका डेलिबरेट, एक क्या है? डेलिबरेटेड। फिर आपका क्या है? डेलिबरेटेड। फिर आपका डिसरप्टिव। फिर क्या है? डिसरप्टिव। फिर है मेयरली। क्या है? मेयरली। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वर्ड है इंसॉल्वेंसी। क्या है? इंसॉल्वेंसी। फिर आपका कॉग्निजेंस। फिर क्या है? कॉग्निजेंस। फिर है टेरिफ, सर्ज। फिर है प्लेथोरा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे इन सभी वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। हर दिन हम ऐसे 10 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो वर्ड कहाँ पूछे गए हैं? हिंदू एडिटोरियल में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रिलेंटलेस मतलब क्या होता है? रिलेंटलेस मतलब होता है अनसीजिंगली इंटेंस। रिलेंट मतलब होता है राहत। रिलेंट मतलब क्या होता है? राहत। ये बात आप ध्यान में रखिए। रिलेंट मतलब होता है राहत और लेस मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अगर किसी चीज में राहत नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। ये वर्ड स्पेशली उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो कंटिन्यू होते हैं। जैसे होता है रिलेंटलेसली रेनिंग, रिलेंटलेसली रेनिंग।
अगर कभी वो बारिश जो होती है लगातार होती रहती है, दैट इज कॉल्ड रिलेंट रेनिंग। ठीक, रिलेंटलेसली रेनिंग। तो आपने समझा, रिलेंट का मतलब होता है राहत। अगर कहीं पे राहत नहीं हो, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रिलेंट। डिलिबरेट मतलब होता है जानबूझ कर करना। डिलिबरेट मतलब होता है जानबूझ कर करना। डिलिबरेटली, इंटेंशनली, नोइंगली, इन सभी का मतलब सेम होता है। आपको यहाँ से वर्ड भी पता चलेंगे, है ना। डन कॉन्शियसली, अगर आप कॉन्शियसली कुछ करते हो, दैट इज कॉल्ड डिलिबरेटली, जानबूझ के करना, नोइंगली करना, विलिंगली करना, वॉलंटियरली करना। ठीक, तो इतने वर्ड होते हैं कितने, डिलिबरेट के। मेयरली मतलब होता है थोड़ा। अगर कोई चीज अमाउंट में बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड मेयरली। आपको किसी ने बहुत कम रिस्पेक्ट दिया है, दैट इज कॉल्ड ही गेव मी द मेयरली रिस्पेक्ट। डिसरप्शन, आपको पता है रप्ट मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। डिस मतलब होता है नेगेटिव। अगर किसी चीज को नेगेटिव रूप से तोड़ा जाए, इसका मतलब डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को बीच में क्या करना, तोड़ देना। यानी अगर कोई घटनाएं शुरू से चल रही थी, उसको बीच में रोकते हैं तो क्या होता है, डिसरप्शन। डिसरप्शन का हिंदी अर्थ होता है बाधा, बाधित करना। अगर कोई प्रोग्रेस में कोई काम चल रहा है, कोई क्लास चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसके बीच में अगर उसको रोका जाता है, दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड डिसरप्शन। डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब होता है बीच में। इंटरप्ट क्या होता है, बीच में। इंटरप्ट ए इवेंट, एक्टिविटी और प्रोग्रेस। किसी इवेंट को, किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोग्रेस को अगर बीच में इंटरप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसरप्शन। इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दोनों वर्ड होते हैं। यहाँ से इंसॉल्वेंट एक वर्ड बनता है, क्या बनता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, ठीक। आपको मैं बताता हूँ, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन। अगर कोई बैंक, अगर कोई आदमी सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कर्ज को चुका नहीं पाती है, उस पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। एक्चुअली उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच बिजनेस और ए पर्सन अनेबल टू पे देयर बिल्स। अगर कोई आदमी इतना गरीब हो जाए, इतना कंगाल हो जाए कि वो अपने बकाए को, अपने कर्ज को, वो अपने लोन को सरकार को पे ना कर सके, उस स्टेट को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। इसका एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं बैंक करप्सी। बैंक करप्सी भी मतलब होता है जो बैंकों के पैसे को जमा नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं बैंक करप्ट। तो इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट सब वर्ड यहीं से बना है। कॉग्निजेंस, कॉग से वर्ड जो होता है ना, कॉग, कॉग से होता है जानना। कॉग का मतलब क्या होता है, जानना। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगा, आपने इनकॉग्निटो मोड देखा होगा, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मोड आपके क्रोम में होता है, आपके लैपटॉप में होता है। इनकॉग्निटो मतलब होता है व्हेनेवर यू ट्राई टू हाइड योर आइडेंटिफिकेशन, योर आइडेंटिटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इनकॉग्निटो। इन मतलब होता है नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरे बारे में किसी को जानकारी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो। नॉलेज और अवेयरनेस, कॉग्निजेंस मतलब होता है जानकारी किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में अवेयर होना, किसी चीज के बारे में नॉलेज होना। टैरिफ, टैरिफ मतलब होता है टैक्स। अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उस पर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। ए टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अगर आप कोई सामान एक देश से दूसरे देश में भेजते हो या फिर दूसरे देश से एक देश में लाते हो, उस समय आपसे जो टैक्स लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। सर्ज क्या होता है, सर्ज मतलब होता है किसी चीज की मात्रा में, किसी चीज की वैल्यू में, किसी चीज के प्राइस में। इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं, सर्ज। इसका मतलब भी होता है सर्ज प्राइस, सर्ज प्राइस। फिर बात करते हैं प्लेथोरा की। प्लेथोरा मतलब होता है अधिकता, एक्सेसिव ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, उसको बोलते हैं प्लेथोरा। ए लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्या, प्लेथोरा। लिंच पिन, ए पर्सन और थिंग विटल टू एन एंटरप्राइज। लिंच पिन, अगर कोई आदमी किसी इंटरप्राइज के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, खतरनाक हो, खतरा हो, दैट इज कॉल्ड लिंच पिन। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला। अगर एक आदमी किसी
पर्सन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा हो, उसको क्या कहते हैं, लिंच पिन। उसको क्या कहते हैं, लिंच पिन। तो आपको पता होना चाहिए लिंच पिन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंटरप्राइज के लिए क्या हो, खतरा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक करना एकदम मत भूलिए। और ये हमारा जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो ये बेल आइकन है इसको जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये हमारा लिंक्डइन चैनल है, आप में लिंक्डइन पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स ऑफ अक्षर अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।